हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति एक नज़र में समस्त रिवीजन। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकवाद्य, चित्रकला शैली, लोक कला, लोकगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, हस्तकला, लोक संप्रदाय और कुछ चुनिंदा संत, इनके बारे में क्विक रिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना लोक नृत्य। तो साथियों, लोक नृत्य जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उन्हें चार भागों में बांटा गया है: जातीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य और सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य। अब जो जातीय लोक नृत्य है इसमें कुछ प्रमुख जातियां हैं, जैसे भीलोकी नृत्य। भीलोकी नृत्य में गेर, गवरी, नेजा, द्विचक्र की और युद्ध ये प्रमुख नृत्य हैं। ग्रासियों के नृत्य में वालर, लूट, कूद, गौर, जवारा और मौर्य नृत्य है। इसी तरीके से मेव जाति है, उसके नृत्यों में रणबाजा और रतबई। कालबेलिया में इंडोणी, पनिहारी, शंकरिया, बागड़िया और खुद कालबेलिया नृत्य। ऐसे ही कैथोड़ी जनजाति है या कैथोड़ी जाति है, उसका नृत्य है मालविया और होली। कुछ और जातियां हैं, जैसे सहरिया जाति है, उसका शिकारी नृत्य है। गुजर जाति का चरी नृत्य, कंजर जाति का चक्री नृत्य और कामड़ी जाति का तेरताली नृत्य प्रसिद्ध है। ये तो थे जातीय नृत्य। दूसरा है क्षेत्रीय नृत्य, जैसे शेखावटी। शेखावटी का गीदड़, चंग, कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। ऐसे ही मारवाड़ में गुड़ला नृत्य और डांडिया नृत्य। बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य और भरतपुर अलवर में बमरशिया नृत्य, जालोर में ढोल नृत्य, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य और भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। ये जातीय और क्षेत्रीय नृत्य के बाद में है व्यावसायिक नृत्य। तो व्यावसायिक नृत्यों में जैसे भवाई नृत्य, तेरताली नृत्य, कालबेली नृत्य और कंजरों का चक्री नृत्य। अब यहाँ पर हम कुछ प्रमुख नृत्य हैं जिनके बारे में देखते हैं, जैसे कि गेर या घोर नृत्य। ये गेर नृत्य जो भी लोक नृत्य है और जो होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। यह मुख्यतः मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है और इसमें केवल पुरुष ही नृत्य करते हैं। इसी तरीके से जो गिदड़ नृत्य है, ये शेखावटी में होली के अवसर पर जब उसका डांडा रोपा जाता है होली का, उस समय इस डांडा रोपने को क्या बोलते हैं, प्रहलाद की स्थापना। यह नृत्य प्रारंभ हो जाता है और यह गिदड़ नृत्य भी विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य ही है। इसमें पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इस नृत्य में नंगाड़े की तान पर युद्ध करते हुए नृत्य किया जाता है। इसी तरीके से एक और शेखावटी का नृत्य है जिसे बोलते हैं चंग नृत्य। यह भी होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होती है और जिसे बजाते हुए वो नृत्य करते हैं। डांडिया नृत्य ये मारवाड़ में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। इसमें 20-25 जो पुरुष है हाथों में डांडिया लिए हुए उनको टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं और होली के बाद ये नृत्य शुरू होता है। इसमें धमाल गीत, होली के गीत गाए जाते हैं जिसे बडली के बिरोजी का गुणगान होता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट नृत्य है ढोल नृत्य, ये जालोर का नृत्य है और ये विशेष तौर से विभिन्न जातियों द्वारा विवाह के उत्सव पर किया जाता है। ढोल नृत्य वैसे तो पुरुष प्रधान चमत्कारिक नृत्य है जिसमें ढोल को छकना शैली में बजाया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है अग्नि नृत्य। यह अग्नि नृत्य बीकानेर का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। जो जसनाती जो संप्रदाय के लोग हैं वो अग्नि के अंगारों पर फतेह फतेह कहते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य का उद्गम है वो कतरियासर बीकानेर से है। नेक्स्ट है बम नृत्य। ये अलवर भरतपुर का नृत्य है और मुख्यतः भरतपुर के अंदर किया जाता है। बमरसिया नृत्य है वो अलवर भरतपुर में नई फसल के आगमन पर फाल्गुन माह में आयोजित किया जाता है और यह भी पुरुषों का नृत्य है। नेक्स्ट नृत्य है साथियों वो है भवाई नृत्य और जो व्यावसायिक लोक नृत्य है उसकी सूची में आता है।
जो भवाई नृत्य है ये उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। ये भवाई नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें सिर पर मटके रखकर नृत्य किया जाता है, जमीन पर मुंह से रुमाल उठाना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तेज तलवार की धार पर नृत्य करना आदि इस भवाई नृत्य की विशेषताएं हैं। इसके वर्तमान मुख्य जो कलाकार हैं रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, अश्मिता काला इस भवाई नृत्य की प्रमुख नृत्यांगनाएं हैं। दूसरा व्यावसायिक नृत्य है साथियों, वो है तेरह ताली नृत्य। ये तेरह ताली नृत्य हैं, ये मुख्यतः जो बाबा रामदेव जी की आराधना करने वाले, ये बामण नहीं है, ये कामड़ है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। और इस तेरह ताली, क्योंकि इसका नाम तेरह तालियां हैं, तो इन तेरह मंजीरों के कारण इसका नाम तेरह तालियां पड़ा है और ये तेरह मंजीरों की सहायता से किया जाता है। इस तेरह ताली नृत्य का उद्गम है वो पादरला गांव पाली के अंदर माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से तंदूरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार मांगीबाई और लक्ष्मणदास कामड़ है। ऐसे ही जो नेक्स्ट नृत्य है वो है सपेरा नृत्य या कालबेलिया नृत्य। ये सपेरों के मित्र जाति जो कालबेलिया हैं उन्हें सपेरों की मित्र जाति कहा जाता है। इसी तरीके से कालबेलिया जनजाति के या कालबेलिया जाति के संकरे नृत्य है। ये युगल नृत्य जो कि प्रेम कथा पर आधारित है, ये भी कालबेलिया द्वारा किया जाता है। पनिहारी नृत्य, ये कालबेलियों का पनिहारी गीतों पर आधारित नृत्य है। ऐसे बाडड़िया नृत्य है, ये कालबेलिया स्त्री भीख मांगते समय करती है। ऐसे जो इंडोडी नृत्य है, ये कालबेलियों का सजावटी नृत्य है जो मिश्रित रूप से गोल घेरे में किया जाता है। ऐसे जो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, इन्हें पद्मश्री भी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट नृत्य है चक्री नृत्य। ये जो कंजर जाति के जो अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है और स्पेशली कहाँ किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है जैसे शांति, फिल्मा, फूलमा आदि। ऐसे ही नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है साथियों, जो डांस करने वाला है, नर्तक है, एक बांस की घोड़ी को कमर पे बांधता है और दूल्हे जैसा वेश बनाकर पंक्तिबद्ध रूप से लाइन वाइज डांस करता है। ये स्पेशली शेखावटी में शादी के टाइम पे किया जाता है। इसमें ढोल, बांकिया व थाली के साथ पैटर्न प्रधान नृत्य है। ऐसे अभी जो जातियां आई थी, इन जातियों के प्रमुख नृत्य थे। इनमें से जो हम जातीय लोक नृत्य में देखें जैसे भीलों के नृत्य, तो भीलों के नृत्य में गैर नृत्य देखते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो पुरुष है हाथ में छड़ियाँ लेके गोल घेर में नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है। इसे गैर या घेर नृत्य भी कहा जाता है। गौरी नृत्य, इसे राई नृत्य भी कहा जाता है, ये भी भीलों के द्वारा किया जाता है। और उदयपुर जो संभाग है उसमें भीलों के धार्मिक नृत्य जो मुख्यतः है भाद्रपद, यानी कि भाद्रपद और आश्विन माह में लगभग 40 दिनों तक नृत्य नाटिकाओं के रूप में मंचित किया जाता है। इसी तरीके से जो गौरी की थाई नाटिका है, यह विभिन्न प्रश्नों को जोड़ने के लिए किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, जिसे आदिवासी लोग गौरी की थाई के नाम से पुकारते हैं। ये भीलों के कुछ नृत्य थे। और इसी में एक और नृत्य है नेजा नृत्य। ये भी भीलों का एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें जमीन पर एक खंभा रोपा जाता है, उसके ऊपरी सिरे पर नारियल रख दिया जाता है। कौन से नृत्य की बात है? नेजा नृत्य की। और इस खेल के दौरान भील युवक है उस नारियल को उतारने का प्रयास करता है और तथा खंभे के चारों ओर घेरे में स्त्रियां कोड़े एवं छड़ी मारकर पुरुष को रोकने का प्रयास करती है। इसी तरीके से भील जनजाति का एक और नृत्य है, वह द्विचक्रीय नृत्य। यह नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुष एवं महिलाओं द्वारा 2 चक्र यानी कि व्रत बनाकर किया जाता है, इसलिए इसको द्विचक्र नृत्य कहा जाता है।
नेक्स्ट जाती है ग्राशिया। और ग्राशिया के नृत्य देखते हैं, जैसे वालर नृत्य है। ये वालर ग्राशिया स्त्री पुरुषों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला नृत्य है। इसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के ये किया जाता है। ये दो वृत्ताकार पंक्तियों, अंदर की ओर स्त्रियां और बाहर की ओर पुरुष में किया जाता है। इसी तरीके से ग्राशिया जनजाति है, उसका एक और नृत्य है लूर नृत्य। ये ग्राशिया की महिलाओं के द्वारा मेले व शादी के अवसर पर किया जाता है। कूद नृत्य, ये ग्राशिया स्त्री पुरुषों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। मांदल नृत्य है, ये केवल ग्राशिया स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये जो मांदल नृत्य है, ये गरबा से मिलता जुलता नृत्य है। और साथ ही गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का। ऐसे गौर नृत्य, ये भी ग्राशिया स्त्री और पुरुषों द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। मौर्य नृत्य, यह विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऐसे ही नेक्स्ट जनजाति है वह कैथोड़ी। इस जाति के नृत्य हैं मालविया नृत्य और होली नृत्य। मालविया नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा नवरात्रों में किया जाता है। और होली नृत्य है जो होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जाती है मेव। मेवों के द्वारा जो कुछ नृत्य किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है रणबाजा और रतबई। और रणबाजा है, ये स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जबकि रतबई में केवल मेव महिलाएं भाग लेती है। और ये स्पेशली अलवर में प्रसिद्ध है। ऐसे ही गुजरों के नृत्य, गुजरों में जैसे चरी नृत्य है। चरी नृत्य है किशनगढ़ के आसपास गुजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर चरी रख के कंकड़े, कपास के बीज, तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए, हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए स्वच्छंद रूप से नृत्य करती है। और साथियों, वर्तमान में इसकी प्रमुख नृत्यांगना है फलकुबाई और सुनीता रावत। सामाजिक और धार्मिक नृत्य, जैसे कि घूमर नृत्य। घूमर स्पेशली मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये जो घूमर नृत्य है राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। और इस घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। दूसरा नृत्य स्वाई नृत्य। ये घूमर नृत्य में मंद गति से कहवा बजता है, जिसमें घूमर के साथ 8 की मात्रा में करवे विशेष चाल होती है, जिसे सवाई कहा जाता है। सवाई घूमर की प्रमुख विशेषता है। लहंगे, और जो घूमर में जो लहंगे की घेर होती है उसे घूम कहते हैं। नेक्स्ट नृत्य है गुडला नृत्य। ये मारवाड़ जोधपुर का प्रमुख नृत्य है। कब किया जाता है ये? चैत्र माह के जो नवरात्र हैं, इसमें स्त्रियां क्या करती है, छिद्रयुक्त मटका लेती है जिसमें जलता हुआ दीपक रखती है और सामूहिक रूप से वृत्ताकार घेरे में गोल घूमकर नृत्य करती है। और कब किया जाता है नृत्य? रात्रि के समय। इसी तरीके से नेक्स्ट सामाजिक नृत्य है वह कथक। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्गम भी राजस्थान में ही हुआ था और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के आश्रय में यह नृत्य शैली है पूर्ण रूप से विकसित हुई। आमद, पर्ण, अदा, सलामी, कसम, मशक आदि कथक की विशेषताएं हैं। कथक के जो पुराने घराने हैं उसमें जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना प्रसिद्ध है। साथियों, ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। अब सेकंड है अपना पॉइंट, वो है लोकनाट्य। लोकनाट्य में पहला है ख्याल। ख्याल क्या होता है? कोई कवित रचनाएं होती है जिनका मंच पर खेल या तमाशे के रूप में प्रस्तुत करना, ये ख्याल कहलाता है। और साथ ही राजस्थानी जो लोकनाट्य हैं उसमें ख्याल है वो सबसे लोकप्रिय शैली है। इसका प्रवर्तन 18वीं सदी में मनरंग, जिसे भूपत के द्वारा किया गया था।
इसकी बोली और शैली के आधार पर मुख्यतः से ख्याल के निम्न प्रकार हैं, जैसे चिड़ावा की ख्याल। चिड़ावा की ख्याल ये शेखावटी की ख्याल कहलाती है। इसका मुख्य कलाकार नानूराम, दुलिया राणा, और यह झुंझुनू का प्रमुख लोक नाट्य है। दूसरा है कुचामन की ख्याल। कुचामनी ख्याल नागौर का लोक नाट्य है। इसका प्रमुख कलाकार है लच्छी राम। कुचामनी ख्याल ओपेरा शैली यानी कि इटली से मिलती जुलती लोक विद्या है। ऐसे ही तुर्रा कलंगी ख्याल, यह मेवाड़ की लगभग 500 वर्ष पुरानी लोक विद्या है। इसमें मेवाड़ के तुकनगीर और शाह अली ने इसका प्रवर्तन किया था। इसमें तुर्रा को महादेव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। केवल एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है तुर्रा कलंगी जिसमें मंच की सज्जा की जाती है, बाकी का किसी प्रकार की सजावट नहीं होती है। वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार जयदयाल सोनी। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में चंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है वह अलीबख्श ख्याल। यह अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसे ही हेला ख्याल है, ये दौसा और सवाई माधोपुर की लोक विद्या है। इसमें नौबत नाम का वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जयपुर की ख्याल। ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ये लोक नाट्य किया जाता है। इसका जो प्रमुख प्रयोगवादी नाटककार है हमीदुल्ला, और इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। लोकनाट्य में ख्याल के बाद में दूसरा आता है रम्मते। और जैसलमेर बीकानेर की जो ख्यालें हैं उनको रम्मतों के नाम से जाना जाता है। जो रम्मतें हैं वो पाटों यानी कि तख्तों पर खेली जाती है, जिसके कारण इसे पाटा संस्कृति कहा जाता है। ये जो पाटा संस्कृति है ये बीकानेर की ही देन है। इस विद्या का प्रारंभ 100 वर्ष पूर्व बीकानेर में होली एवं सावन के अवसर पर प्रतियोगिताओं से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख कलाकार जैसे तेज कवि जैसलमेरी रहे हैं। इसके प्रमुख अन्य रचनाकार हैं तेज कवि जैसलमेरी, फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम व्यास और तुलसीराम। इसके प्रमुख खिलाड़ी एक खिलाड़ है साई सेवंग, गंगदास सेवग और रामगोपाल मेहता। अगला मुख्य लोकनाट्य है, उसका नाम है तमाशा। तमाशा है ये जो जयपुर क्षेत्र में तमाशा जो लोकनाट्य शैली है प्रमुख है जयपुर में, और इस विद्या को जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने आश्रय दिया था। इसके प्रमुख जो परिवार है इस तमाशा विद्या से वो है भट्ट परिवार। वर्तमान में गोपी जी भट्ट इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है नौटंकी। मुख्यतः भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में नौटंकी खेली जाती है, और नौटंकी को ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक कला कहते हैं। वर्तमान में इसके प्रवर्तक हैं श्री भूरालाल जो कि डीग के रहने वाले हैं। ऐसे ही नौटंकी के जो प्रमुख कलाकार हैं पंडित गिरिराज प्रसाद, ये कामा भरतपुर के रहने वाले हैं। गबरी नाट्य, इसमें इस जो गबरी नाट्य है या गौरी नाट्य है इसमें नाट्य शिव भस्मासुर कथा पर आधारित है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्रों में खेला जाता है। और जो गौरी नाट्य है ये भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। यह लोक नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिनों तक चलता है। मुख्य पात्र बूढ़िया कहलाता है और अन्य पात्र राया। गौरी लोकनाट्य के अंतिम 2 पर्व या दिनों को धड़ावत और बलावड़ कहा जाता है। 2 प्रमुख कलाकार होते हैं इस गौरी नृत्य में या गौरी लोकनाट्य में, एक तो झामट्या और दूसरा खड़कट्या। इसमें झामट्या क्षेत्रीय भाषा में कविता कहता है और खड़कट्या उसे दोहराता है। गौरी नाट्य के प्रमुख प्रसंग जैसे देवी अम्बड़, बादशाह की सवारी, बिन्यावड़ बंजारा, खडलिया भूत, शेर
शुअर की लड़ाई इसमें मुख्य रूप से खेले जाते हैं। यानी कि इन प्रसंगों के ऊपर ये जो गौरी नाट्य है ये खेला जाता है। इसमें प्रमुख नाट्यकार है जैसे भानु भारती का पशु गायत्री प्रमुख लोक नाट्य रचा गया है। नेक्स्ट लोकनाट्य शैली है वो है स्वांग। स्वांग में क्या होता है साथियों कि कोई भी प्रसिद्ध महापुरुष है उसका वेश धारण किया जाता है, मेकअप करके उसके चरित्र का अभिनय किया जाता है। ये जो महापुरुष है वो ऐतिहासिक हो सकते हैं, पौराणिक हो सकते हैं और लोक प्रसिद्ध हो सकते हैं। इसमें किसी भी महापुरुष का चरित्र को कलाकार स्वयं पर आरोपित करके या स्वयं बनकर उसका अभिनय करता है। इस कला को स्वांग कहते हैं और इसका मुख्य रूप से नकलची कला या बहरूपिया कला भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख कलाकार जैसे जानकीलाल भांड जिसे मंकी मैन कहा जाता है और केलवा का परशुराम। ये अपने अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वांग धर के आते रहते हैं। नेक्स्ट है भवाई। ये राजस्थान के जो गुजरात समीप क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लोकनाट्य प्रचलित है। एक व्यावसायिक लोकनाट्य है। इसमें शांता गांधी द्वारा लिखा गया लोकनाट्य जसमा ओढ़न प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जसमा ओढ़न जर्मनी और लंदन में भी खेला जाता है। देखो राजस्थान के लोकनाट्य कहाँ कहाँ तक प्रसिद्ध है। ऐसे ही नेक्स्ट है फड़ नाट्य। ये इसमें क्या होता है जो लोक देवी देवता हैं उनके जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित कर उसे बाँचने की जो परंपरा है उसे फड़ वाचन कहा जाता है। और इस फड़ वाचन करने वाला या इसको बाँचने वाला भोपा कहलाया जाता है। और अगर हम देखें फड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध जो केंद्र हैं शाहपुरा, भीलवाड़ा का शाहपुरा है। इसके प्रमुख कलाकार है श्रीलाल जोशी, ये भी शाहपुरा के हैं। और राजस्थान में मुख्यतः देवनारायण जी और पाबू जी की फड़ प्रसिद्ध है। इसी तरीके से जो देवनारायण जी की फड़ है उस पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। और जो देवनारायण जी की फड़ बाँधते हैं उस समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि देवनारायण जी की फड़ बाँधते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं, जंतर। ऐसे ही जो पाबू जी की फड़ है उसको बाँधते समय रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। जो फड़ बाँधते हैं उसके कपड़े को फड़ को किसी चौपाल पर टांग देते हैं जिसमें भोपा किसी वाद्य यंत्र को लेकर वाचन करता है तथा बोपिन हाथ में लालटेन लिए हुए फड़ को इंगित करते हुए नृत्य करती है। नेक्स्ट है चार बेत लोकनाट्य। ये जो चार बेत लोकनाट्य हैं वो टोंक के प्रमुख लोकनाट्य हैं। इसमें संगीत दंगल प्रसिद्ध है। इसमें कव्वाल होते हैं जो भांति घुटने के बल इसमें जो कव्वालों की भांति घुटने के बल बैठकर उछल कर संगीत दिया जाता है। इसकी नींव टोंक के नवाब जो फैजुल्ला है उसके समय करीम खान ने रखी थी। ऐसे एक और लोकनाट्य है उसे बोलते हैं कन्हैया लोकनाट्य। यह लोकनाट्य मुख्यतः करौली और दौसा में खेला जाता है जो हेला ख्याल से मिलती जुलती ही लोक विद्या है। ऐसे ही सवारी लोकनाट्य जैसे नाहन ये सांगोद कोटा का है। गिजगढ़ दौसा का कादरा या भूत दौसा का है और कादरा भूतरा का खेल किया जाता है। जो गजगढ़ है इसमें नरसिंह की सवारी निकाली जाती है। पारसी थिएटर वर्तमान सिनेमा के प्रमुख कलाकार जैसे माणिकलाल डांगी, कन्हैयालाल पंवार और अलवर के महबूब हसन इसके प्रमुख किसके पारसी थिएटर या वर्तमान सिनेमा के प्रमुख कलाकार हैं। तो साथियों ये दूसरा था अपना राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। अब थर्ड है लोकवाद्य। तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है इसकी अभिव्यक्ति के लिए लोकवाद्यों की मदद ली जाती है। इन्हें चार प्रमुख भागों में बांटा गया है जैसे तत्वाद्य है, सुशीर वाद्य है, अवनद वाद्य और धनवाद्य। तत्वाद्य कौन से होते हैं जिसमें तार लगे होते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं
उसे तत् या तार वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे कि कुछ वाद्य यंत्र इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है सारंगी, एक तारा, कामायचा, रावण हत्ता, जंतर, रवाज, तंबूरा, बपंग, चिकारा, और भी दूसरे जैसे सुरिंदो, बुकाको, गुजरी, ये प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। पहला है सारंगी। ये दो प्रकार की होती है, एक तो सिंधी सारंगी और एक गुजरातन सारंगी। गुजरातन सारंगी में 7 तार होते हैं, और जो मूल रूप से जो सारंगी होती है उसमें 27 तार होते हैं। ये सागवान या केर की लकड़ी से बनाई जाती है, और इसके जो तार होते हैं सारंगी के, वो बकरे की आंत से बनाए हुए होते हैं। और इसको बजाने के लिए मुख्य रूप से जो गज का प्रयोग किया जाता है, उस गज में घोड़े की पूंछ के बाल, जो गज होती है वो घोड़े के पूंछ के बालों की बनी होती है। मुख्यतः जो सारंगी है जैसलमेर की लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो बच्चों, दो प्रकार की सारंगी होती है, सारंगी और सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी। नॉर्मली इसमें 27 तार होते हैं। सारंगी का जो गज है वो घोड़े के पूंछ के बालों की, और सारंगी के तार बकरे की आंत के निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है एक तारा। इसमें तारों की संख्या 2 होती है। एक हाथ से ही बजाया जाता है, जिसमें अंगुलियों द्वारा तारों को टकराकर लय उत्पन्न किया जाता है। और अपने एक पौराणिक पात्र हैं जैसे नारद जी, वो नारद जी भी एक तारा बजाया करते थे। नेक्स्ट है कामायचा। ये भी सारंगी जैसा ही होता है। मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर में जो मांगणियार जाती है, ये मुख्यतः इसको बजाती है। प्रमुख जो वर्तमान के कलाकार हैं जैसे साकर खां। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र, वो है रावण हत्ता। इसमें क्या होता है, आधे नारियल की कटोरी पर खाल चढ़ाकर बनाया जाता है, और ये रावण हत्ता है वायलिन की तरह एक गज से बजाया जाता है, और इसमें तारों की संख्या 9 होती है। और ये जो रावण हत्ता है मुख्य रूप से पाबूजी की जो फड़ है उसको बांधते समय भोपे इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जंतर। इसमें जो 2 तुम्बे होते हैं, उसमें मगरमच्छ की खाल के 12 पर्दे लगे होते हैं। जैसे बगड़ावतों की गुजर है, या देवनारायण जी के फड़ बांधते समय जो भोपे हैं वो जंतर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रवाज। ये कमाईचा की तरह ही होता है, और कमाईचा किसकी तरह होता है, सारंगी की तरह। रवाज बजाते समय अंगुली को के नाखूनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तारों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट तंबूरा। इसका जो दूसरा नाम है जैसे तंदूरा है, चौतारा है, निशान है। इसमें चौतारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 तार लगे होते हैं। और ये एक वाद्य यंत्र एक लकड़ी का बना होता है, जिसे कामड़ जाति के लोग हैं बाबा रामदेव जी के भजन गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र बफंग। ये आल के तुम्बे का बना होता है। डमरूनुमा आकृति का होता है। एक तरफ खाल से अवनद रहती है, दूसरी तरफ लकड़ी से एक डोरी बांधी जाती है। मुख्यतः मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है, और प्रमुख कलाकार जहूर खां मेवाती। नेक्स्ट है साथियों चिकारा। ये सारंगीनुमाई वाद्य यंत्र है। अलवर भरतपुर में जोगियों के द्वारा जो लोक गाथाएं गाई जाती है उस समय बजाया जाता है। दूसरे जैसे सुरिंदो, बुकाको, गुजरी। ऐसे ही एक और वाद्य यंत्र है मोहन वीणा। ये जो मोहन वीणा है इसका आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। यह सरोद सितार व गाट का जो गिटार है उसका मिश्रित रूप है, और पंडित विश्व मोहन भट्ट को संगीत के अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये तो थे तत्वाद्य यंत्र। अब है सुशीर वाद्य यंत्र, यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं। इसमें पहला है बांसुरी। इसमें कुल 7 छेद होते हैं। इसमें जो 6 छेद होते हैं वो स्वर निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
प्रसिद्ध बांसुरी वादक है वर्तमान में हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है अलगोजा। इसमें क्या होता है, दो छोटी बांसुरियों का एक संयुक्त जोड़ा होता है और दोनों को ही दो अलगोजों को मुंह में रखकर बजाया जाता है। एक अलगोजा मधुर स्वर उत्पन्न करता है और दूसरे अलगोजे से स्वर निकलते हैं। वर्तमान कलाकार है तगाराम भील। ऐसे ही है सहनाई। इसे नफीरी भी कहा जाता है और यह सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ व सुरीला होता है। इसमें चिलम की आकृति की होती है, 8 छेद होते हैं। शहनाई शीशम, सागवान या ताले की लकड़ी की बनाई जाती है। शहनाई को अलगोजे की तरह एक साथ दो को एक साथ बजाया जाता है, लेकिन बजाने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। दो तो बजाते हैं लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के हैं, चांद मोहम्मद खां जयपुर। चांद मोहम्मद खां को राजस्थान का बिस्मिल्लाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट सतारा। यह अलगोजा, बांसुरी और शहनाई की संयुक्त विशेषता वाला वाद्य यंत्र है। एक है बीन, इसे पुंगी भी कहते हैं, सपेरों द्वारा बजाया जाता है, घिये के तुम्बे का बनता है और कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट मशक। चमड़े का बना होता है, मुंह से हवा भरी जाती है और इसे जो कलाकार है कांख में रख के और दबाकर बजाता है। भैरव जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मोरचंग। ये लोहे या किसी अन्य धातु का बना हुआ होता है, होठों के बीच बीच में रखकर इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट बांकिया। पीतल का बना होता है और बिगुल की शक्ल का होता है। ऐसे ही नेक्स्ट नड। ये मरु प्रदेश का दुर्लभ वाद्य यंत्र है। ये कगोर की 1 मीटर लंबी लकड़ी होती है, उससे बनाया जाता है। भैरव का गुणगान करने वाले भोपे इसका प्रमुख रूप से बजाते हैं। इस वाद्य को मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। कर्णाभील इसका प्रमुख लोक कलाकार है। मुरला या पुंगी इसकी परिष्कृत रूप है। ऐसे सिंगी या सिंगा, ये पीतल के बना हुआ एक धनुष के आकार का होता है, मुख्यतः साधु सन्यासियों के पास पाया जाता है। ये और दूसरे वाद्य यंत्र जैसे सुरनाई, तुरई, नागफणी, बरगु आदि दूसरे सुशील वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र का प्रकार है वो है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या होते हैं, चमड़े से मंडे हुए वाद्य यंत्र होते हैं। इसे ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, जिससे कि प्रमुख है पखावज यानी कि मृदंग। मृदंग है ढोलक की आकृति का होता है। सुपारी या वटवृक्ष की लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है। प्रमुख कलाकार है पंडित पुरुषोत्तम दास, मुगलाराम भील। मांदल है, ये मृदंग की आकृति का ही होता है और लकड़ी के स्थान पर मिट्टी का बना होता है। मुख्यतः मोलेला गांव में मृदंग बनाए जाते हैं, मांडल के मोलेला गांव में। नेक्स्ट नगाड़ा। एक प्रकार की बड़ी कुंडी होती है जो भैंस की खाल मंडकर बनाई जाती है। मुख्यतः नौटंकी के समय, रामलीला में, युद्ध में नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान कलाकार हैं जैसे रामकिशन सोलंकी। नेक्स्ट नौबत। नगाड़े की आकृति का होता है, इसमें अत्यंत गंभीर आवाज़ निकलती है। इसका प्रयोग मुख्यतः मंदिरों में, महलों के मुख्य द्वार पर किया जाता है। नेक्स्ट जो अवनद वाद्य यंत्र है वह चंग या ढप। चंग है जो लकड़ी के गोल घेरे पर बकरे की खाल के दो मंडकर बनाया जाता है। खंजरी आम की लकड़ी पर बनाया वाद्य यंत्र है। जो ढप है, चंग है, उसका छोटा रूप है। ऐसे ही मांड है। मांड ये बाबू जी के पावड़े गाते हैं, उस समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढांग एक बड़े प्रकार का डमरू होता है जिसे ढांग कहते हैं। दूसरे अवनद वाद्य यंत्र है जैसे धौंसा, ताशा, दमामा, कुंडी। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र का चौथा प्रकार है वो है घन वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है, चोट या जो आघात है उसके ऊपर चोट मारते हैं, उसके बाद में स्वर उत्पन्न होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, धन या घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे मंजीरा पीतल या कांसे के गोलाकार होते हैं,
मध्य भाग में छेद करके दो मंजीरों को रस्सी से बांध देते हैं और उन्हें आपस में टकराया जाता है, मधुर ध्वनि निकलती है। मुख्यतः 13 ताली नृत्य या भजन कीर्तन में मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी होती है झांझ। ये मंजीरे का बड़ा रूप होता है और इसका व्यास 1 फुट तक होता है। ये शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही खड़ताल या करताल, इसमें दो लकड़ी के टुकड़ों के मध्य एक पीतल की छोटी छोटी गोल तस्तरियाँ लगी रहती है जो लकड़ी के टुकड़ों को परस्पर टकराने से बनती है। थाली कांसे की बनी होती है। कालबेलिया, भील, ये सभी इसका प्रयोग करते हैं और चरी नृत्य में भी थाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है घंटा या घड़ियाल। यह पीतल या अन्य धातु का गोलाकार वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। इसी का छोटा रूप है, उसे घंटी कहते हैं। चिमटा, ये बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की अंगुलियों से भजन के समय बजाया जाता है। नेक्स्ट घन वाद्य यंत्र है, वह है भरनी। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में सर्फ के काटे हुए लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाया जाता है। झालर, जो मंदिरों में जो सुबह शाम आरती होती है ना, उस समय लकड़ी के डंडों से बजाई जाने वाली जो कांसे या तांबे की गोल तस्तरी होती है उसे झालर कहा जाता है। गर्शियों की लेजिम, ये गर्शियन लोक नृत्य है, उसके साथ बांस की लेजिम बनाई जाती है। गुरलियो, ये भी बांस की खपच्ची से निर्मित ताल का प्रयोग करके कालबेलिया लोग गर्शियाँ बनाते हैं। नेक्स्ट है रमझोल। ये चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू मिलाकर इसे बनाया जाता है। होली के अवसर पर ये नृत्य भीलों के चंद्राकार नृत्य करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे प्रमुख वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है चित्रकला शैली। राजस्थान में जो प्राचीन समय में आदि मानव द्वारा उत्केरे के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वह मिलते हैं दर भरतपुर में, दर्रा कोटा में और मालठिया कोटा के अंदर। जो राजस्थान में जो तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ, उन्होंने 16वीं शताब्दी में श्री श्रंगधर या श्री श्रंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया है। श्री श्रंगधर चित्रकार है राजस्थान के मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजस्थानी या राजपूत चित्रशैली का उद्गम है वो अपभ्रंश शैली, जैन शैली और गुजरात शैली के मिश्रण से हुआ है। इसका उद्गम 15 से 16वीं शताब्दी के मध्य है और राजस्थान में जो राजपूत चित्रशैली की जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो 1260 ईस्वी में चित्रित जो ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय, उसमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है सुपार्श्वनाथ चरितम या सुपार्श्वनाथ चरितम या सुपार्श्वनार्य नाचार्य मन, इसके अंदर। और इस अगर राजस्थान चित्रकला शैली को देखें तो स्पेशली 4 भागों में बांटा जाता है: मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ में मुख्यतः चावंड है, उदयपुर है और नाथद्वारा इसकी उप शैलियाँ या उप स्कूलें हैं। मारवाड़ की जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ है। ढूंढाड़ की आमेर, जयपुर, अलवर और शेखावाटी। इसी तरह हाड़ौती की बूंदी, कोटा और झालावाड़। अब हम एक एक करके इन चारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला है मेवाड़ चित्रशैली। राजस्थान की जो प्रारंभिक और मौलिक रूप से मेवाड़ शैली ही प्रमुख चित्रकला शैली है। इसमें उपशैलियाँ हैं जैसे चावंड शैली, उदयपुर शैली और नाथद्वारा शैली। तो चावंड शैली है जो राजस्थान की शैलियों में सबसे प्राचीनतम शैली है। इसको विकसित करने का श्रेय अमर सिंह प्रथम को जाता है, महाराणा प्रताप के पुत्र को। इसमें प्रमुख चित्र हैं जैसे रागमाला, नसरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला है। और मेवाड़ का एक प्रसिद्ध चित्र अमर सिंह के समय चित्रित किया गया था। दूसरी उपशैली है वह उदयपुर। इसे
मेवाड़ की चावड़ शैली के बाद में दूसरी विकसित शैली माना जाता है। उदयपुर शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का जो शासन काल था उसे कहते हैं। और उदयपुर शैली में जैसे चित्रों की ओवरी है या कला विद्यालय है। ये क्या है? चित्रों की ओवरी एक कला विद्यालय है। इसमें जो उदयपुर के जो जगत सिंह थे उन्होंने चित्रकला के विकास के लिए चित्रों की ओवरी या कला विद्यालय इसका निर्माण करवाया था। तीसरी इसकी उपशैली है वो है नाथद्वारा। तो बच्चों, चित्रों की ओवरी किसके द्वारा बनाई गई थी? जगत सिंह के समय। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कला विद्यालय के लिए, आर्ट स्कूल के लिए। नाथद्वारा शैली, इसका विकास उदयपुर शैली और ब्रज शैली के मिश्रण से हुआ है। और राज सिंह जो प्रथम थे, राज सिंह थे, उनके समय श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना नाथद्वारा में करी गई थी। उसी समय से या उस समय से ही इस नाथद्वारा शैली का विकास हुआ है। इसमें मुख्य विषय है पिछवाई, कृष्ण की बाल लीलाएं। इस नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इस मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्र हैं, रसिक प्रिया केशव के द्वारा, रागमाला नसरुद्दीन के द्वारा और भगवत पुराण शाहबुद्दीन के द्वारा चित्रित हैं। दूसरी शैली है या दूसरी स्कूल ऑफ आर्ट है मारवाड़। इसमें यह मारवाड़ शैली का जो प्रारंभ है वो जोधपुर शैली से माना जाता है। और जोधपुर शैली का स्वतंत्र रूप से विकास मालदेव के समय हुआ था। परंतु जो तारानाथ हैं उनके अनुसार 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर नामक जो चित्रकार थे वो मरु प्रदेश में प्रसिद्ध हुए थे। अब इसे मारवाड़ शैली के प्रमुख उपशैलियां हैं जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। तो सबसे पहले देखते हैं जोधपुर शैली। इसका विकास मालदेव के समय हुआ था और जोधपुर शैली का स्वर्णकाल मानसिंह के समय को माना जाता है। इस शैली में मुगल व स्थानीय शैली है उसका प्रभाव मिश्रित रूप से दृष्टिगोचर होता है। जोधपुर शैली में मुख्यतः प्रेम कथाओं का चित्रण, इनका चित्रांकन किया जाता है। और इसमें जैसे ढोला मारू है, सोनी महिवाल है, मुमलदे है, निहालदे हैं आदि इसके प्रमुख प्रेम कथाओं के चित्रण है। इसके प्रमुख कलाकार हैं शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, देवदास भाटी। इसी की दूसरी उपशैली है बीकानेर। इसका उद्भव 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। इसमें दो परिवार है उसका स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। पहला तो है मथेरना प्रभाव, दूसरा है उस्ताद परिवार। ये दोनों ही मुगल दरबार से बीकानेर में आए थे और ये एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो अपने शैली के बनाए हुए चित्रों में नाम और तारीख भी लिखते थे। इसमें बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है, चमोत्कर्ष है, वो अनूप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। तीसरी स्कूल ऑफ आर्ट मारवाड़ की है वो किशनगढ़ शैली। और साथियों, जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने का मेन श्रेय है वो एरिक डिक्सन को जाता है। और इस किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख रूप से चित्रकार हैं वो है सावंत सिंह, किशनगढ़ शैली प्रमुख रूप से सावंत सिंह के समय में विकसित हुई थी। इस सावंत सिंह का जो काल है उसी को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनका कुछ सावंत सिंह दूसरे अपने उपनाम से ग्रंथों की रचना करते थे और इनका उपनाम क्या था? नागरीदास। इनके समय में बने हुए कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे बनी ठनी। इस बनी ठनी का चित्रांकन सावंत सिंह के समय हुआ था और इसके चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद। निहाल चंद ने बनी ठनी को सावंत सिंह की प्रेयसी के रूप में चित्रित किया था। इस बनी ठनी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें लंबी और सुरहरीदार गर्दन है, गोरा वर्ण है, नकुली चुंबक है, पतली कमर, खंजर सी आंखें। यहाँ पर जो खंजर सी आंखें हैं ये किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। इसमें प्रमुख चित्र है जैसे बनी ठनी का है और राधा कृष्ण के हैं।
तीसरी स्कूल ऑफ आर्ट है वो है ढूंढाड़ चित्रकला शैली है, चित्र शैली। इसमें ढूंढाड़ में 4 प्रमुख हैं, आमेर, शेखावाटी, जयपुर और अलवर। तो हम सबसे पहले देखते हैं आमेर शैली। इसका भी सर जो प्राचीनतम उदाहरण है 16वीं शताब्दी के आसपास जो आमेर की जो छतरियाँ हैं उस पर मिलता है। और आमेर शैली में जयसिंह प्रथम के जो दरबारी कवि थे कौन, बिहारी, इन्होंने चित्र बनाकर चित्रकला को प्रभावित किया था। शब्द चित्र आमेर शैली के प्रमुख विशेषताएं हैं। ऐसे ही दूसरी शैली है वो है जयपुर शैली। इसका भी विकास आमेर में ही हुआ था और इसमें प्रमुख विशेषता क्या है, पोर्ट्रेट चित्रण यानी कि आदमकद चित्र बनना। प्रमुख कलाकार है साहिब राम या ईश्वरी सिंह। जो साहिब राम ने है ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। ऐसे शिवाई प्रताप सिंह है, इनके शासनकाल में को इस जयपुर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी की तीसरी उपशैली है वह है अलवर शैली। इसका विकास दिल्ली और जयपुर के जो शैलियाँ हैं उसके मिश्रण से हुआ था। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या हैं, अंग्रेजी जीवन पद्धति है, वेश्या जीवन है, पान खाते हुए स्त्रियों के पतले होठ हैं और पारदर्शी वस्त्र इसमें प्रमुख रूप से है। बख्तावर सिंह ने अलवर शैली की नींव डाली और विनय सिंह का शासनकाल अलवर शैली के लिए चरमोत्कर्ष या स्वर्णकाल कहा जाता है। वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं गुलाब अली और बलदेव। चौथी उपशैली है इसकी शेखावटी शैली। ये 19वीं-20वीं सदी के आसपास जो शेखावटी क्षेत्र में बनाई गई जितनी भी हवेलियां हैं उन पर इस शैली के चित्रों को देखा जा सकता है। और इस शैली में मुख्य रूप से भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। तो ये 3 अपने पास मुख्य शैलियाँ हो गई। अब चौथी स्कूल ऑफ आर्ट है वो है हाड़ौती। हाड़ौती की मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई है, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो सबसे पहले देखते हैं बूंदी शैली। बूंदी शैली है, इस पर जो अपने दक्षिण भारत की चित्रकला शैली है उसका स्पष्ट प्रभाव मिलता है। और उमेद सिंह का जो काल था वो बूंदी शैली का स्वर्ण काल था। और इसमें मुख्य विशेषता क्या है, पशु पक्षियों के चित्रण है, सतरंगे बादल हैं और चित्रशालाएं हैं। प्रमुख विषय वस्तु है ऋतु वर्णन, 12 मास, हाथियों की लड़ाई, राग रागिनी। दूसरी है इसमें कोटा शैली। और महारावल राम सिंह इसके समय अस्तित्व में आई थी और इसमें शिकार, युद्ध और दरबार के दृश्य इसके प्रमुख शैली है, यानी कि चित्रकला चित्र इसके प्रमुख इसी विषय पर बनाए जाते हैं। इसी की थर्ड है झालावाड़ शैली। इसमें क्या होता है साथियों, विभिन्न चित्र शैलियाँ हैं, उन्हें संयुक्त रूप से रंग वृक्ष इनका चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, अब हमें इसमें जो अपने पास जो शैलियाँ आई उन सभी शैलियों में प्रमुख प्रयुक्त होने वाले रंग हैं और कौन से वृक्ष का चित्रांकन किया जाता है वो देखते हैं। अलवर और जयपुर में हरा रंग प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है और पीपल का वृक्ष। ऐसे ही जोधपुर बीकानेर में पीला रंग, आम का वृक्ष। उदयपुर शैली में लाल रंग और कदम के वृक्ष। कोटा शैली में नीला रंग, खजूर के वृक्ष। किशनगढ़ और नाथद्वारा शैली में सफ़ेद और गुलाबी और इसमें वृक्ष हैं केला। बूंदी शैली में सुनहरी रंग होता है और केला ही इसमें प्रमुख रूप से वृक्ष है। ऐसे जयपुर में मोर पक्षी पशु पक्षी का, जोधपुर में ऊँट, कौवा और चील का, उदयपुर में हाथी और चकोर का, नाथद्वारा में गाय का, कोटा बूंदी में हिरण, शेर आदि शिकार का चित्रण पशु पक्षियों का इस शैली में किया जाता है। अगर हम इसी में आंखें देखें कि किसकी कैसी आंखें बनती है तो देखो उदयपुर में जो चित्रकला शैली है उसमें महिलाओं की आंखें हैं मछली के समान, जोधपुर में बादाम के समान, नाथद्वारा में हिरण के समान, बूंदी में आम के पत्ते की जैसी और किशनगढ़ में खंजर के जैसा, खंजर नुमाया कमल की
पंखुड़ी के जैसे। अब जो प्रमुख शैलियाँ हैं उसके चित्रकार और उनके द्वारा बनाए गए चित्र, जैसे राम गोपाल विजयवर्गीय है, इनके द्वारा प्यासा चित्र। भूरी सिंह शेखावत के द्वारा यथार्थवादी चित्रण किया जाता है। गोवर्धन लाल बाबा के द्वारा जैसे भीलों के चितेरे या बारात का चित्रण किया जाता है। मांगीलाल मिस्त्री हैं, वो कांवड़ के चित्रे। ज्योति स्वरूप है वो इनर जंगल। इसी तरीके से कृष्णपाल सिंह शेखावत सीकर के हैं, वो ब्लू पोट्री के मास्टर। और राजस्थान के आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदनलाल मिस्त्री को कहा जाता है। कुछ प्रमुख इसमें तथ्य हैं जो एक बार देखते हैं, कौन से देवता को क्या कहा जाता है। जैसे बरसात का देवता मामादेव, बरसात की देवी रूपादे या नाकोड़ा बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर बीकानेर, मेवाड़ का खजुराहो जगत मंदिर उदयपुर, हाड़ौती का खजुराहो या मीनो खजुराहो किसे कहते हैं, भंडदेवरा बारा के, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी सिरोही, थार की वैष्णो देवी जो तनोट माता है जैसलमेर, राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर को, मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया, कनफुटे नाथों का तीर्थ राजा भर्तरी, नाथों का दुर्ग कोट कांस्ता जालोर, जल महलों की नगरी डीग, दूसरा हवा महल खेतड़ी महल झुंझुनू, मांगी बाई मांडगाई का उदयपुर की है, नवलखा दरवाजा रणथंबोर, नाथों का तीर्थ महामंदिर जोधपुर, महलों की नगरी उदयपुर, हवा महल जयपुर, शेखावटी का हवा महल खेतड़ी महल जैसे झुंझुनू, मांगी बाई 13 ताली की नृत्यांगना पादरला पाली की, नौखंडा भवन चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये प्रमुख तथ्य हैं, ये भी बीच में इसमें आपके सहयोग के लिए आपके लिए रखे गए हैं। अब नेक्स्ट है साथियों, वो है लोक कला। दीवारों या भूमि पर बने चित्र ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पथवारी, यानी जो गाँव में जो पथ की रक्षक देवी है, इनका इसके रूप में की पूजा की जाता है। ऐसे सांझी है, सांझी नवरात्रों में अविवाहित लड़कियों के द्वारा पुती दीवारों पर गोबर से बनाया जाता है। मछंदर, ये नाथ मंदिर उदयपुर, ये सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। मांडना मांगलिक अवसरों पर दीवारों या चौक के आंगन में बनाए जाते हैं। मीणा जाति के जो मोरनी के अधिक लगाव के कारण दीवारों पर मोरनी के मांडने बनाए जाते हैं। देवरा क्या होता है, खुले चबूतरे पर बनी मंदिरनुमा जो आकृति है वो देवरा कहलाती है। और ऐसे जो प्राचीन समय में जो निम्न जातियों के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, जिसके कारण उनमें देवरा का अधिक प्रचलन है। शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं उसमें सुंदर भित्ति चित्रों का चित्रण है। मेवाड़ की शैली में जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है चित्रों की ओवरी उदयपुर। कपड़े पर बने चित्र हैं, जैसे फड़ है साथियों। फड़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राजस्थान में जो सापरा है वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो छिपा जाती है उसके जोशी हैं वो चित्रे फड़ पर चित्रांकन का कार्य करते हैं। प्रमुख कलाकार श्रीलाल जोशी। मुख्य रूप से दो देवताओं की फड़ प्रमुख है, एक तो पाबू जी की और एक देवनारायण जी की। पाबू जी की जो फड़ बांधते हैं तो रावणहत्ता, और देवनारायण जी की फड़ बांधते हैं तो जंतर प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, और देवनारायण जी की फड़ मुख्य रूप से गुजर जाति के वो पे बांधते हैं। क्या होता है, एक तो 20 से 25 मीटर लंबा कपड़ा होता है जिसपे लोक देवता की जीवन गाथा अंकित रहती है, जिसे भोप चित्र देखकर उसकी जीवन गाथा को सुनाता है। नेक्स्ट जो कपड़ों पर बनाई जाने वाली कला है वो है पिछवाई। यह एक अलंकृत कपड़ा होता है, मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाएं इस पर चित्रित रहती है, जो वल्लभ संप्रदाय की मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। इसमें प्रमुख स्थान है नाथ द्वारा। नेक्स्ट है वातिक। ये कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी की जाती है, जिसे वातिक कहते हैं।
कागज़ पर बने हुए चित्र जैसे पाने, ज़्यादातर जो कागज़ पर बने हुए जो चित्र होते हैं उन्हें पाने कहते हैं। विभिन्न देवी देवताओं महापुरुषों के पाने प्रसिद्ध हैं। और अपन जैसे दिवाली पूजते हैं तो लक्ष्मी जी का पाना लेकर आते हैं ना, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी के चित्र, गणेश जी के इनके उकेरे हुए रहते हैं। लकड़ी पर बने हुए चित्र हैं जैसे कावड़, एक छोटी मंदिरनुमा आकृति होती है जिसकी सभी दीवारों पर चित्र बने होते हैं। सभी द्वार खुलने पर अंत में राम, सीता या लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री, जो कि बस्सी चित्तौड़गढ़ के हैं। और काष्ठ कला या कावड़ कला के लिए प्रमुख स्थान है बस्सी चित्तौड़गढ़। शरीर पर भी चित्र बनाए जाते हैं। पता है, शरीर पर जो अपन टैटू बनाते हैं वो भी एक पुरानी अपने राजस्थान की कला है। जैसे गोदना, गोदना में सुई है या कांटे से शरीर पर अंकन किया जाता है। मुख्य रूप से कोयले या खेजड़ली की राख बरती जाती है जिससे अंकन स्थायी हो जाता है। आदिवासियों में गोदना है अंधविश्वास या सौंदर्य का प्रतीक है। ऐसे मराठी जाति आदिवासी है, इसमें भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। मोड़ है, आदिवासी में बनाए जाने वाले जो भित्ति चित्र है उन्हें मराठी कहते हैं। और मोड़ यानी कि मेड़ता सिटी नागौर में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े बड़े मटकों को मोड़ कहा जाता है। अब बच्चों कुछ राजवंश हैं, उनके संस्थापक भी बीच बीच में आपके लिए दिए हुए हैं। जैसे चौहान शाकंभरी अजमेर के वासुदेव चौहान 551 में, गुहिल मेवाड़ के बप्पा रावल 728 ईस्वी में इसका संस्थापन हुआ। कछवा है ढूंढाड़ के जो है उन्हें दुला राय 1137 में, गुहिल बागड़ के समर सिंह 1177 में, यादव करौली जो है अर्जुनपाल 1348 में, ऐसे ही बांसवाड़ा के गुहिल है वो जगपाल सिंह 1518 में, किशनगढ़ के राठौड़ है वो किशन सिंह 1609 में, अलवर के जो कछवा है वो है प्रताप सिंह के द्वारा 1771 के अंदर, मेवाड़ का गुहिल वंश है वो 566 ईस्वी में गुहिल के द्वारा, ऐसे ही आमेर के कछवा धोला राय के द्वारा 967 में, जैसलमेर के भाटी हैं राव जैसल के द्वारा 1155 में, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं राव सिंहा के द्वारा 13वीं सदी में, बीकानेर के राठौड़ राव बीका के द्वारा 1465 के अंदर, और सिहाड़ या गुहिल डूंगरपुर हैं वो सिहड़ के द्वारा 16वीं शताब्दी में, शाहपुरा के गुहिल है सुजान सिंह के द्वारा 1631 में राजवंशों की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है लोकगीत। वैवाहिक आयोजनों पर गाए जाने वाले जो गीत हैं वो लोकगीत कहलाते हैं। जैसे सगाई, बधावा, चाक बात, रत जगा, हल्दी, घोड़ी, बन्ना बनी, तोरण, हथलेवा, कमर कलेवा, जिमणवार, कंकन डोरा और जड़ा, ये सभी वैवाहिक आयोजनों पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। ऐसे ही होली पर गाए जाने वाले हैं रसिया, होरी और धमाल। बसंत या वर्षा के समय गाए जाने वाले गीत हैं जैसे कि हिंदा, झूला, हिंडोला, सावन, वर्षा और तीज और गणगौर। ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोकगीत गाए जाते हैं पटेलिया, बिछियों और लालर। और मरु प्रदेश के जो लोकगीत हैं जैसे कुर्जा, मुमल, दीपली, घूघरी, रतन राणो और केवड़ा। ऐसे ही जो कलाली लोकगीत हैं शराब बनाने और बेचने के समय कलाल जातियों के लोकगीत हैं। ऐसे महफिलों के रतन राणो, जड़ा, पणिहारी, बायरियो, घूसो, राणे सुमरो, मुमल, झालो, पंखियो। प्रमुख श्रृंगार गीत है मांड, देश, सोरठे। और प्रमुख लोकगीत है जैसे कि इंडोनी, पणिहारी, गोरबंद, तंगासियो, सुपाना, लूर, ओल्लू, हिचकी, मुमल, कुर्जा, काजलिया और कागा, ये प्रमुख लोकगीत हैं। तो इनके बारे में देखो, इन लोकगीतों की थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। इसके लिए घूमर है, ये नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत है। दूसरा पणिहारी है, पानी भरते जाते समय स्त्रियां गाती है। गणगौर त्यौहार पर गणगौर नृत्य गाया जाता है।
गोरबंद, ऊंट के गले का आभूषण को भी गोरबंद कहते हैं। हरजस, रामकृष्ण की लीलाओं से संबंधित लोकगीत। बना बनी, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत। कागा, कागा नृत्य है, वो गृहिणी जो नायिका है वो अपने प्रियतम को आने का शगुन मानती है। कुर्जा है, गृहिणी नायिका कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। ऐसे ही जो लांगुरिया गीत है, केला देवी के मेले के दौरान भक्त इसको गाते हैं। ओलिव, बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत। घोड़ी वर की निकासी समय गुड़ चढ़ी के रस्म के दौरान। जलालुद्दीन, वधु के घर की स्त्रियां द्वारा वधु द्वारा वर को बारात का डेरा दिखाने के प्रसंग में लोकगीत गाया जाता है। चिरमी, चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए ग्राम वधु द्वारा इंगित कर अपने भाई तथा पिता के इंतजार को मनोस्थिति का चित्रण किया जाता है। ऐसे ही मौर्य जो नृत्य है वो ऐसी बालिका की मनोदशा का वर्णन किया जाता है जिसमें उसका रिश्ता तय हो चुका है और विवाह नहीं हुआ है। ऐसे जीरो है, वो महिलाओं के द्वारा लोकगीत है जो अपने पति से जीरा न बोने की विनती करती है। गुडला है, होली के अवसर पर गुडला नृत्य के साथ मारवाड़ में गाया जाता है। शीटड़े हैं, विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बारात का जो मनोरम गालियों से स्वागत किया जाता है उसे शीटड़े कहते हैं। ढोला मारू, इस सिरोही क्षेत्र में जो ढोला मारू की प्रेम कथा से संबंधित गाए जाने वाले लोकगीत हैं। हिचकी, किसी की याद किए जाने पर हिचकी आती है तो इससे संबंधित लोकगीत को हिचकी कहा जाता है। ऐसे ही हिंडोला या हिंदा, सावन के महीने में जब झूला झूलते समय गीत गाते हैं उसे हिंडोला कहते हैं। कामण क्या होता है, वर को जादू टोना से बचाने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत। ऐसे कांगशियो, कंगी या कंगे पर आधारित लोकगीत है। पावड़ा है, वो नए दामाद के ससुराल आने पर पावड़े गाए जाते हैं। सुगठिया, भील स्त्री द्वारा प्रदेश में गए पति को संदेश भेजने के लिए ये लोकगीत गाया जाता है। रशिया है, जो भरतपुर व अलवर के ब्रज क्षेत्र में लोकगीत गाया जाता है। केसरिया बालम, इसमें पति की प्रतीक्षा करती हुई स्त्री का विरह व्यथता का वर्णन केसरी बालम में होता है और एक प्रकार का ये रजवाड़े की तरह ही एक गीत होता है। कुछ अन्य लोकगीत है जैसे हम शीठो, बिछुड़ो, झारोना, पीपली और पंछीड़ा। नेक्स्ट है लोक संगीत। लोक संगीत को साथियों चार भागों में बांटा गया है, जैसे मांड गायकी है, मांगणियार गायकी, लंगा गायकी और तालबंदी। तो सबसे पहले देखते हैं मांड गायकी। इसका जो मांड का मुख्य क्षेत्र है जैसलमेर और बीकानेर। एक प्रकार से शास्त्रीय गायन की शैली है और इसमें राजस्थान की जैसलमेरी मांड, बीकानेरी मांड, जोधपुरी मांड और जयपुर की मांड प्रसिद्ध है। कुछ प्रमुख मांड गायिकाएं हैं जैसे स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर के थे, स्वर्गीय अल्लाह जिलाबाई ये भी बीकानेर के थे, मांगी बाई उदयपुर के, बन्नो बेगम जयपुर की, जमीला बानो जोधपुर और गौरीबाई पाली की हैं। दूसरे प्रकार की गायकी है, संगीत गायकी है, वह है मांगणियार गायकी। ये मांगणियार गायकी है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, जो सीमावर्ती क्षेत्र है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, वहाँ पर प्रसिद्ध हैं और किसके द्वारा, मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा अपने यजमानों के मांगलिक अवसरों पर इसको गाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कामायचा और खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। प्रमुख गायक हैं शाकर खां, गफूर खां, रमजान खां, सागर खां, रुकमा देवी और अकला देवी। ऐसे ही जो तीसरे प्रकार की गायकी है वह है लंगा गायकी। ये लंगा गायकी है पश्चिमी राजस्थान की लोक गायन शैली है ये भी। इसमें प्रमुख रूप से सारंगी और कमायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख गायक हैं जैसे कि फूसे खां,
महरदीन खां, अलादीन खां। नेक्स्ट है तालबंदी। इसमें राजस्थान के पूर्वी अंचल में इसका गायन किया जाता है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। व्रत क्षेत्र के संगीत को जीवित रखने के लिए यहाँ के साधु संतों ने सामूहिक रूप से गाए जाने वाले संगीत को राजस्थान में जारी रखा, जिसे तालबंदी कहते हैं। ये सर्वाधिक सवाई माधोपुर में विकसित हुआ। इसमें समूह गायन होता है और प्रमुख रूप से जो वाद्य यंत्र है वो सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, तबला, झांझ, मंजीरा आदि प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र है। ऐसे ही है शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट है, इसमें प्रमुख घराना है जयपुर घराना। इसके प्रवर्तक है मनरंग या भूपत खां। ये एक प्रकार की ख्याल गायन से संबंधित है। इसकी उपशाखाएं हैं अतरौली घराना, पटियाला घराना। इसके अन्य जो प्रसिद्ध गायक हैं मोहम्मद अली खां, जो कि महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे, जो कोठी वाले के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। ऐसे है बीकानेर घराना, बीनकार घराना जयपुर। इसके प्रवर्तक रजब अली खां बिनकार थे और रजब अली खां राम सिंह के भी दरबारी संगीतज्ञ थे। अतरौली घराना है, इसके प्रवर्तक साहब खां। ये भी जयपुर घराने की उपशाखा है और प्रमुख गायक हैं मानतोल खां। और इस मानतोल को राजस्थान में रुलाने वाला फकीर भी कहा जाता है। अल्लादिया खां घराना, ये प्रवर्तक अल्लादिया खां थे और प्रसिद्ध गायिका किशोरी आमोडकर। सैन्या घराना, ये भी जयपुर के हैं। तानसेन के पुत्र सूरत सेन इसके प्रवर्तक थे। इसमें सितारे घराना भी कहा जाता है। प्रमुख सितारियाँ हैं अमृत सेन। रंगीला घराना, इसके प्रमुख प्रवर्तक है रमजान खां। इसको रमजान खां को मियाँ रंगीले के नाम से भी जाना जाता है। मियाँ रंगीले जोधपुर के प्रसिद्ध गायक इमाम बख्श के शिष्य थे। ये इनका संबंध जोधपुर से है। पटियाला घराना, इसके प्रवर्तक हैं फतेह अली खां या अली बख्श। जयपुर घराने की उपशाखा है और शिक्षा ग्रहण करके फतेह अली खां और अली बख्श पटियाला आ गए थे और फतेह अली खां और अली बख्श को आलिया फत्तू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डागर घराना। ये बहराम खां डागर के द्वारा इसके प्रवर्तक हैं। ये राम सिंह के दरबारी कवि थे बहराम खां। जयपुर में रामगंज चौखट पर डागर घराने की प्रसिद्ध पुश्तैनी हवेली को बहराम खां चौखट कहा जाता है। वास्तविक रूप से इसको प्रसिद्धि देने का श्रेय बहराम खां को है, लेकिन इसका आदि पुरुष बाबा गोपाल दास या इमाम बख्श को माना जाता है। नेक्स्ट है मेवाती घराना। इसके प्रवर्तक हैं उस्ताद घिग्गे या नज़ीर खां। ये भी जयपुर घराने से विकसित हुआ और प्रसिद्ध कलाकार है पंडित जसराज व मोतीराम। फिर है किराना घराना। प्रवर्तक बंदे अली खां। ये महाराष्ट्र में विकसित हुआ और प्रमुख कलाकार पंडित भीमसेन जोशी और किशन महाराज। फिर है संगीत हवेली। हिंदुस्तानी संगीत भी कहा जाता है। इसका प्रमुख आश्रय स्थल कौन सा है संगीत हवेली के लिए? नाथद्वारा। इसकी सभी विशेषताएं शास्त्रीय संगीत घरानों जैसी है, परंतु इसे घराने को संज्ञा नहीं दी गई है। संगीत जो हवेली संगीत है, इसका प्रस्तुतिकरण ध्रुपद गायकी के समान ही होता है। नेक्स्ट है कथक घराना। ये शास्त्रीय नृत्य का घराना है। इसके प्रवर्तक भानुजी थे। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव राजस्थान में 13वीं शताब्दी में हुआ था। सबसे प्राचीन घराना कथक का वो जयपुर ही है और इसके प्रसिद्ध कलाकार वर्तमान में बिरजू महाराज हैं। कुछ अन्य फैक्ट्स देखते हैं इसी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड। तो जयपुर के जो शासक थे प्रताप सिंह, इनके समय में सवाई प्रताप सिंह संगीत के 22 कलाकार थे जिन्हें गुणीजन की खान कहते हैं। और सर्वाधिक राजस्थान में संगीत पर सर्वाधिक ग्रंथ लिखने वाला जो है वो पंडित भाव भट्ट
जो कि बीकानेर के अनूप सिंह के दरबारी थे। इनके द्वारा सर्वाधिक संगीत ग्रंथ लिखे गए हैं। महाराणा कुंभा के द्वारा भी संगीत राज लिखा गया था, जिसमें कुल 16,000 श्लोक हैं। ऐसे राग चंद्रिका नामक ग्रंथ हैं, इसके लेखक हैं द्वारकानाथ भट्ट। और जब दक्षिण राजस्थान में युद्ध प्रस्थान के समय वीरों के लिए बजाए जाने वाला जो संगीत था, उसे कहते हैं सिरोही राग। इस सिरोही राग को विकसित करने का श्रेय है ग्रासिया जनजाति को। और इस संगीत का संक्षिप्त व्याकरण कहा जाता है राग रत्नाकरिया राधा कृष्ण। स्वर सागर जो नामक ग्रंथ है वो चांदखा ने लिखा था। और राजस्थान में ख्याल गायन का प्रारंभ करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो को तूतिए का हिंद भी कहते हैं, या सितार और कव्वाली का जनक भी अमीर खुसरो है। हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण जो शेबनवादी यंत्र है उसे सितार कहते हैं। अलवर का रसखान अली बख्श को कहा जाता है। अब देखो ये लोक रंग क्या होता है। मंगनियर गायक और खड़क ताल वादक संगीत का सद्दीखा की स्त्री में लोक रंग मनाया जाता है। और इस जयपुर के सद्दीखा मंगनियार को लोक रंग कहते हैं। ध्रुपद गायकी में जो जुगलबंदी की परंपरा है वो जहरुद्दीन और फयाजुद्दीन डागर ने प्रारंभ किया था। ऐसे ही राजस्थान में जो संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है वह है सारंगदेव का संगीत रत्नाकर। ध्रुपद गायकी की जो 4 प्रमुख शाखाएं हैं वह हैं गौरहार वाणी, डागर वाणी, मोहर वाणी और खंडहार वाणी। नेक्स्ट है साथियों हस्तकला। पहले थेवा कला। ये थेवा कला कांच की वस्तुओं पर सूक्ष्म रूप से चित्रांकन किया जाता है। किसका? सोने का, चांदी का रंग चढ़ाकर। प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और सर्वाधिक इसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मीनाकारी। धातुओं और आभूषणों के रंगों का समायोजन मीनाकारी कला कहलाती है। मुख्य रूप से जयपुर के शासक मान सिंह लाहौर से लेकर आए थे और मीनाकारी में जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। फिर है कोफ्तागिरी। इसमें जो है धातुओं में सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है, डिजाइन के तैयार किया जाता है, जिसे कोफ्तागिरी कहते हैं। मुख्य रूप से जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है तहनिशा। ये भी एक प्रकार से कोफ्तागिरी का ही रूप है। इसमें डिजाइन बनाकर सोने के पतले तारों को उसमें भरा जाता है। तहनिशा अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें सर्वाधिक प्रयोग तलवार की मूठ बनाने के लिए किया जाता है। पेचवर्क। शेखावाटी में कपड़े को विविध डिजाइनों में काटकर सिलाई करना पेचवर्क कहलाता था। कुंदन। स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जोड़ने की कला कुंदन कहलाती है। जयपुर की कुंदन किला प्रसिद्ध है। ऐसे ही पिछवाई। मंदिर में मूर्ति के पीछे दीवारों पर जो लगाया जाने वाला कपड़ा है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उसे पिछवाई कहा जाता है और नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कपड़े पर लोक देवी देवताओं का जो पौराणिक आख्यानों का चित्रण किया जाता है उसे फड़ या पट कहते हैं। ऐसे नेक्स्ट कला है पोट्री कला। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर बनाई जाती है। ब्लू पोट्री जयपुर की, ब्लैक पोट्री कोटा, सुनहरी पोट्री बीकानेर और कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। ऐसे ही कपड़े पर जो कला की जाती है जैसे मिरर वर्क, जैसलमेर कपड़े के शीशे के टुकड़े में सजावट करना, वातिक खंडेला में सूती या सिल्क के कपड़े पर मोम का लेप लगाकर मार्कर द्वारा डिजाइन तैयार की जाती है और रंग भरे जाते हैं। ऐसे ही मुकेश कला जयपुर है। सूती और रेशमी कपड़ों पर बादले का प्रयोग करके छोटी छोटी बिंदकी बनाई जाती है, जिसे मुकेश कहा जाता है। ऐसे बादले हैं। चांदी के तार को पीट कर पतला करके धागे का रूप दिया जाता है। नेक्स्ट है कशीदाकारी जयपुर। ये भी कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी धागों की कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रिंट। इसमें बंदेज है,
कपड़े की डिजाइन में बनाने के लिए जिस स्थान पर रंग नहीं करना या चढ़ाना नहीं होता है वहां पर धागे को कसकर बांध दिया जाता है। यह कपड़े की रंगाई और छपाई की कला है। जोधपुर के बंदेज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऐसे ही नेक्स्ट दाबू प्रिंट। इसमें कपड़े को जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उस स्थान पर लेई या लुगदी लगा दी जाती है और कपड़े को रंग में डुबो देते हैं। ये लेई या लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है और कपड़े को रंगने की कला को दाबू प्रिंट कहते हैं। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है अकोला, चित्तौड़गढ़। और मोम का दाबू सवाई माधोपुर में, मिट्टी का दाबू बालोतरा में, गेहूं की लई का दाबू बगरू सांगानेर के अंदर। ऐसे ही अजरक प्रिंट है बाड़मेर और इसका प्रमुख रंग होता है नीला और लाल। आजम प्रिंट अकोला, चित्तौड़गढ़ में, प्रमुख रंग लाल और हरा। बगरू प्रिंट बगरू, जयपुर में, प्रमुख रंग काला और लाल। सांगानेर प्रिंट है सांगानेर में, प्रमुख रंग काला और लाल। ऐसे ही सांगानेर के जो छिपों को क्या कहा जाता है, नामदेवी छिपे। और सांगानेर में बहने वाला प्रमुख नाला है अमानिशा नाला। नेक्स्ट दरी, यानी कि मोटे धागों का जो ताना बाना बना होता है विभिन्न रंगों की बुनाई करके बनी जाती है उसे दरी कहते हैं। नमदे, टोंक में जो ऊन को कूट कूट कर पतले और मोटे कपड़े तैयार किए जाते हैं जिसे नमदे कहते हैं। झटपटियाँ, ये जसोल बाड़मेर में भेड़ या बकरी के बालों से बनी हुई पट्टियाँ होती है। खेश, चौमू जयपुर में बनाई जाती है मोटे सूत की दरीनुमा कपड़े। ऐसे टेराकोटा या मोलेला, मिट्टी के बर्तन या मूर्तियों के बनाने की कला को मोलेला कहते हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौने हैं जो बस्सी, चित्तौड़गढ़। मटके और सुराई है रामसर, बीकानेर। बील पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ की। जो मोलेला जो कला है वो क्या होती है, मिट्टी की मूर्ति कला होती है। और बील क्या होती है, मिट्टी के महलनुमा छोटी आकृतियाँ होती है जो रोजमर्रा की वस्तु रखने के काम में आती है। ऐसे ही नेक्स्ट है बच्चों काष्ठ कला। काष्ठ कला जैसे कावड़ बस्सी, चित्तौड़गढ़ की। यहाँ लकड़ी की कावड़ बनाई जाती है। लकड़ी के झूले जोधपुर के। लकड़ी के खिलौने उदयपुर में। लकड़ी की नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का। और शीशम का फर्नीचर हनुमानगढ़ गंगानगर का प्रसिद्ध है। ऐसे ही मुनब्बत, ये मुनबत है बीकानेर। ये पहले काष्ठ पर सोने की नक्काशी का चित्रांकन मुनबत कहलाता था। ऐसे जो उस्ता कला है बीकानेर की, ये क्या होती है, ऊंट की खाल पर सोने व चांदी की नक्काशी का चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है। नेक्स्ट है मथेरना कला। ये जो मथेरना कला है ये बीकानेर में। और इसमें क्या होता है साथियों, इसमें होता है पौराणिक या धार्मिक स्थलों पर जो पौराणिक कथाओं है उनके आधार पर भित्ति चित्रण किया जाता है देवी देवताओं का। ऐसे पेट्राडोरा है, इसमें सफ़ेद संगमरमर की फर की इमारतें हैं, उस पर नक्काशी करके रंगीन संगमरमर की जड़ाई की जाती है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखो, हाथी दांत का सर्वाधिक काम कहाँ होता है, जयपुर में। हाथी दांत की चूड़ियाँ सर्वाधिक कहाँ बनती है, जोधपुर में। लाख की कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध स्थान है जयपुर। लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है, मोरडी। लाख के बर्तन या जो पॉटरी है बीकानेर में। चमड़े की जूतियों के आधार पर को जोधपुर में क्या कहा जाता है, जो मोजड़ी। और ऐसे ही जो चमड़े की जूतियां हैं जयपुर में उन्हें नागरी कहा जाता है। चमड़े के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, जयपुर, जोधपुर। कठपुतले सर्वाधिक उदयपुर के अंदर। और रत्नाभूषण या हीरे जवाहरात कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, जयपुर। ऐसे ही है चंदन काष्ठ कला, ये भी जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। ऐसे ही रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का। सोप स्टोन के तराशे हुए खिलौने का काम रमकड़ा उद्योग कहलाता है। चटापटी का काम, जो कपड़े के छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों पर लगाना, इसका सर्वाधिक प्रयोग तंबुओं में किया जाता है। और इसका काम शेखावाटी का प्रसिद्ध है। आला गीला कारीगरी शेखावाटी में। पत्थर व चूने की दीवारों को आकर्षक चित्रकारी को क्या कहा जाता है, आला गीला। इसके जो कारीगर होते हैं आला गीला के, उसको हम चुनगर बोलते हैं। और सर्वाधिक आला गीला के कारीगर बीकानेर में मिलते हैं।
नांदड़े भीलवाड़ा में बनवाए जाते हैं। चुंदरी का सर्वाधिक कार्य जोधपुर में किया जाता है। मलमल उद्योग मथानिया जोधपुर के अंदर। और तारकशी का सर्वाधिक कार्य नाथद्वारा में किया जाता है। मुरादाबादी कार्य जैसे पीतल के बर्तन बनाते हैं जयपुर के अंदर। ऊनी बरडी के लिए प्रसिद्ध स्थान जैसलमेर। पाव रजाई जयपुर की। ऐसे जो गोटा होता है, गोटा किसे कहते हैं? सूती ताने पर बादले के बाने से बनी बेल को गोटा कहा जाता है। ऐसे गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र खंडेला सीकर और जयपुर में है। खंडेला के गोटा बुनकर सूरत गुजरात में से जरी मंगाते हैं। गोटा के प्रकार जैसे गोटा, लप्पा लप्पी, बांकड़ी, ये सभी गोटा के प्रकार होते हैं। चौड़ाई के आधार पर गोटा कई प्रकार होते हैं, जैसे चौमासिया और अठमासिया। छिपो की गली आहड़ उदयपुर में। अकोला को छिपो का अकोला भी कहा जाता है। प्रतापशाही एवं राजशाही लहरियों के प्रकार है। थिरमा किसे कहा जाता है? ऊनी चादर को। पाहुना उदयपुर, ये बुनाई केंद्र है। गलीचे के काम के लिए प्रसिद्ध शहर है जयपुर। बीकानेर जेल का गलीचों का काम सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। लाख के काम के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति अयाज अहमद जयपुर का। और ब्लू पोट्री का मुगल बादशाह आगरा और दिल्ली से जयपुर लेकर आए थे। ऐसे ही जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है वो धौलपुर के लाल पत्थर से बना है। बादामी पत्थर जोधपुर में मिलता है। सफ़ेद संगमरमर मकराना में। लोह युक्त सफ़ेद संगमरमर राजनगर। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में। ग्रेनाइट जालोर में। कड़ा पत्थर सफ़ेद थमोतर में। लाल पत्थर धौलपुर का। गुलाबी पत्थर या जो संगमरमर है गुलाबी। ऐसे कोफ्तगिरी का काम पंजाब से राजस्थान में लाया गया था। मीना की कारीगरी का काम जो मानसिंह मीनाकारी है उसका काम मानसिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे। सोतन, हजारा, लटक, डोडे, धनिया, इलायची, ये सभी बूटों के नाम है। जो बेल बूटे होते हैं उनके नाम है ये। महादेव, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, हनुमान साय, धनेपिया, ये बगरू के द्वीपों के नाम है। जरी का काम सूरत से महाराजा जयसिंह के समय जयपुर में लाया गया था। ऐसे लाल रंग की ओढ़नी पर गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई को जयपुर और उदयपुर में की जाती है। नेक्स्ट साथियों, लोक संप्रदाय। लोक संप्रदाय को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सगुण, जिसमें कपालिक, पाशुपति, लिंगायत और काश्मीक आते हैं। वैष्णव संप्रदाय, इसमें रामानुज राम के उपासक, रामानंदी राम के उपासक, निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण के उपासक, वलक संप्रदाय के कृष्ण के उपासक और गौड़ी संप्रदाय के भी कृष्ण के उपासक होते हैं। ऐसे ही शाक्त संप्रदाय होते हैं जो देवी के उपासक, और नाथ संप्रदाय। तो इस प्रकार से संप्रदाय को चार भागों में बांटा गया है, दो नहीं चार। तो पहला है शैव संप्रदाय। तो देखो, भगवान शिव की उपासना करने वाले को शैव कहा जाता है। इसमें शिव भक्ति की जाती है और इस शिव भक्ति की प्रारंभिक जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। और ऋग्वेद में शिव को सामने रखने वाले देवता रुद्र माने जाते हैं। शैव धर्म का प्रारंभ शैव जो धर्म है इसका प्रारंभ शुंग काल से माना जाता है। अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति की पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। ऐसे ही शिव की प्राचीनतम मूर्ति है वो गुडिमल्लिंग रेनगुटा से मिली है। शैव मत का सबसे प्राचीन उपसंप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। और शैव धर्म या पाशुपति धर्म के प्रवर्तक थे लकुलिश। कपालिक जो उपसंप्रदाय के इष्ट देव है भैरव। भैरव को शिव का अवतार माना जाता है। शिवलिंग पूजा करने वाला उपसंप्रदाय है लिंगायत। दूसरा है इसमें वैष्णव संप्रदाय। इसमें आराध्य है वो विष्णु होते हैं। और वैष्णव संप्रदाय या भागवत धर्म के संस्थापक अगर अपन माने, संस्थापक है वो वासुदेव कृष्ण है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्यम उपनिषद से मिलता है। ये जो वैष्णव संप्रदाय है ये ब्राह्मण धर्म की जो जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप इसका उदय होता है। और प्रथम संप्रदाय वैष्णव या भागवत
संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय के उपसंप्रदाय जैसे रामानुज संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। इनकी प्रमुख पुस्तक है श्री भाष्य। रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। भारत में भक्ति आंदोलन शुरुआत करने का श्रेय भी किसको जाता है? रामानुजाचार्य को। इस रामानुजाचार्य की जो प्रमुख गद्दी है वो राजस्थान के गलताजी आमेर जयपुर में है, और गलताजी को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। इसी के उपसंप्रदाय दूसरे हैं रामानंदी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे रामानंद। ये रामानंद हैं जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद हैं जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे, और इनके जो संप्रदाय के जो अनुयायी है रामानंदी के, वो आडंबर और ऊंच नीच के विरोधी होते हैं। इनके प्रमुख शिष्य कबीर, धन्ना, पीपा और रैदास हैं। रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक राजस्थान में कृष्णदास पयाहारी राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जयपुर नरेश स्वाई जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया और अपने राजकवि रामानंद बनाया। और रामानंदी संप्रदाय के उपसंप्रदाय जिसे निर्गुण विचारधारा अपनाई वो है रामस्नेही संप्रदाय। प्रमुख ग्रंथ रामानंद संप्रदाय का राम रासा। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? राम की भक्ति और पूजा करना। इसकी प्रमुख पीठ रामानंदी की गलताजी जयपुर और रेवासा सीकर। थर्ड है उपसंप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, जिसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं आचार्य निम्बार्क। इनकी प्रमुख पुस्तक है निम्बार्क की वेदांत परिजात। प्रमुख सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद, और रामानंद का था विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। और इनके प्रमुख पीठ है इस्लामाबाद अजमेर के अंदर। इसके पुरानी पीठ मथुरा में थी, जहां परशुराम देवाचार्य नारनौल जयपुर से इस पीठ को पुष्कर के पास इस्लामाबाद लेकर आए थे। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की रचयिका या परिणीता मानते हैं, और उसके युगल स्वरूप की पूजा करी जाती है, या इस संप्रदाय में राधा की भक्ति पर जोर दिया जाता है। चौथा उपसंप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग। इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य। इनकी पुस्तक है अणुभाष्य, और इनका प्रमुख सिद्धांत है शुद्धाद्वैत सिद्धांत। वल्लभाचार्य में वृंदावन के श्रीनाथ जी के मंदिर की पुष्टि मार्ग की स्थापना करी थी। वल्लभाचार्य के पुत्र है विठल दास जी, जिसने अष्टछाप मंडली तैयार करी थी। मुगल शासक जो औरंगजेब था, उसने जब हिंदू देव देवताओं के मंदिर को नष्ट करा और उनकी मूर्तियों को तोड़ा था, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे, उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को जतीपुरा गोवर्धन के पास से राजस्थान लेकर आए और सिहाड़ गांव नाथद्वारा में इसकी स्थापना करी थी। राजस्थान का ब्रज नाथद्वारा को कहा जाता है, और वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ भी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर ही स्थित है। किशनगढ़ के शासक जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय अपनाया था, उनका नाम था नागरीदास या सावंत सिंह, और ये फिर अपना जो शासन छोड़ के वृंदावन चले गए थे। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है, और यहाँ पर जो वल्लभ संप्रदाय में है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा करी जाती है सेवा के रूप में, और उसके दर्शन को झांकी कहा जाता है। वह शिलालेख जिसमें राजस्थान के संकर्षण यानी कि वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है, वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के पास में जो गोशुंडी गांव है वहाँ पर। जोधपुर के निकट जो मंडोर है, वहाँ पर भी गुप्तकालीन जो शिलाफलक है, वहाँ पर कृष्ण लीला चित्रित मिलती है। नेक्स्ट है वल्लभ संप्रदाय की जो दूसरी पीठें हैं, वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है और भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो प्रथम पीठ मथुरेश बड़े मथुरेश जी कोटा में। द्वितीय पीठ है विठल दास जी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तीसरी पीठ है द्वारकाधीश कांकरोली नाथद्वारा में। ऐसे ही चतुर्थ पीठ है गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश में। पंचम एवं सप्तम पीठ है गोकुल चंद्र जी कामवन कामा भरतपुर के अंदर। छठी पीठ है बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में, और अष्टम पीठ है मदन मोहन जी कामा भरतपुर के अंदर। वर्तमान में
41 प्रमुख पुष्टि मार्गीय मंदिर राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट उप संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु और आमेर के राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख मंदिर, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन और राधा गोविंद जी का मंदिर जयपुर के अंदर। करौली स्थित मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का ही मंदिर है। और अगर हम देखें कि जो जयपुर के राजवंश हैं, जयपुर का जो राजवंश है वो गोविंद जी को राजा और स्वयं को उनका दीवान मानकर संचालन करते थे अपने राज्य का। ऐसे ही मेवाड़ के अंदर भी एकलिंग जी को राजा और खुद को उनका दीवान माना जाता था। शाक्त संप्रदाय, इस संप्रदाय की जो शक्ति है वो दुर्गा के रूप में मानी जाती है। और नाथ संप्रदाय में है जो इसके संप्रवर्तक हैं वो क्या थे, नाथ मुनि, और इसकी प्रमुख पीठ है महामंदिर जोधपुर के अंदर। इसमें दो शाखाएं हैं, एक तो बैरागी नाथ और एक माननाथी। बैरागी नाथ है इसका केंद्र राता डूंगा अजमेर के अंदर है, और माननाथी इसका केंद्र है वो जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के महामंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था, जोधपुर के मानसिंह ने करवाया था। ऐसे ही वैष्णव संप्रदाय के विभिन्न मत हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अब है निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय में जो पहला संप्रदाय है वह जसनाती संप्रदाय। प्रवर्तक हैं जसनाथ, और जसनाथ जी का जन्म है कतरियासर गांव बीकानेर में हुआ था। कब हुआ था? सन 1539 में जाट परिवार के अंदर। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे, और इसके जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठ भी इनके जन्म स्थान कतरियासर बीकानेर में ही है। मात्र 24 वर्ष की उम्र में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ले ली थी, और इनके जो अनुयायी हैं वो काली ऊन का धागा अपने गले में पहनते हैं, और जो साधु हैं वो भगवा वस्त्र पहनते हैं। इस संप्रदाय की विशिष्ट पहचान क्या है? एक तो रात्रि जागरण और एक अग्नि नृत्य। अग्नि के जो अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख अनुयायी जाट जाति के लोग ही होते हैं। ऐसे ही इस जो संप्रदाय के लोग 36 नियमों को मानने वाले होते हैं। संसार से विरक्त होकर अनुयायी परम होने वाले जो अनुयायी होते हैं उन्हें परमहंस कहा जाता है। भगवा वस्त्र धारण करने वालों को सिद्ध कहा जाता है। तो साथियों, जो जसनाथ जी हैं उनके उपदेश शिमुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में संग्रहित है। दूसरा संप्रदाय है वह है विश्नोई समाज। ये इनके प्रवर्तक हैं जाम्बोजी, जाम्बेश्वर या जम्बुनाथ जी। जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, और कब हुआ था? विक्रम संवत 1508 में। इनके अनुयायी, जाम्बोजी के अनुयायी जाम्बोजी को विष्णु का अवतार मानते थे, और विष्णोई, विष यानी कि 20 और नोई का मतलब 9, तो विष्णोई 20 और 9 नियमों को पालने के कारण विष्णोई कहलाते हैं। इस संप्रदाय में वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए, या ये संप्रदाय वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए समर्पित होता है। प्रमुख पीठ, इस संप्रदाय के प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर। प्रमुख ग्रंथ है जमसागर। जाम्बोजी की समाधि पर फाल्गुन और आषाढ़ अमावस्या को मेला लगता है। इस संप्रदाय में शव को गाड़ने की, सिर मूंडने की, दाढ़ी रखने की प्रथाएं हैं, जो हिंदू मुस्लिम समन्वय का संकेत देती है। जाम्बोजी भी गोरखनाथ जी के ही शिष्य थे। यहाँ पर नेक्स्ट संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। प्रवर्तक हैं रामचरण जी, और इनका जन्म सोडा गांव जयपुर के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु शाहपुरा भीलवाड़ा में हुई थी, और इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ हैं वह शाहपुरा भीलवाड़ा में। अन्य दूसरी और पीठें हैं खेड़ापा जोधपुर के अंदर जो रामदास जी की हैं, सिंहतल बीकानेर में वहाँ के प्रवर्तक हरिदास जी, और रेण नागौर के अंदर दरियाब जी।
रामस्नेही संप्रदाय के लोग विवाह नहीं करते और गोद लेकर अपना शिष्य बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाले संत दरियाब जी और रामस्नेही संत के संप्रदाय के आदि संत रामदास जी हैं। नेक्स्ट संप्रदाय है दादू संप्रदाय। प्रवर्तक दादू दयाल जी। इनका दादू दयाल जी का जन्म है जो अहमदाबाद के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान था और इनकी प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर के जो सांबर है उसके अंदर स्थित है। दादू जी द्वारा चरित्र रचित ग्रंथ है वो दादू जी री वाणी या दादू जी रा दुआ है और दादू खोल नामक गुफा है जिसमें दादू जी ने समाधि ली थी। बहराना पहाड़ी नारायणा के अंदर ये दादू खोल स्थित है। दादू पंथ में सत्संग को अलख दरीबा कहा जाता है और जो दादू जी की जो उपदेश हैं उनकी भाषा है वो सदुकड़ी कहलाती है। दादू जी हैं ग्रस्त जीवन व्यतीत किया करते थे और गरीबदास और मस्किनदास इसके दो पुत्र हुए हैं। दादू जी के प्रमुख शिष्य हैं बखना जी, रजब जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, गरीबदास जी और मस्किनदास जी। रजब जी जो थे वो जाति से पठान थे। इनका जन्म सांगानेर में हुआ था और साथियों ये जो रजब जी हैं जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। दादू जी के जो गुरु हैं वो वृंदानंद जी थे। दादू संप्रदाय के प्रमुख उपसंप्रदाय खाकी, नागा, खालसा, उत्तराणी और विरक्त हैं। 5 प्रमुख उपसंप्रदाय हैं। दादूपंथी अपने शव को जंगल में खुला छोड़ देते थे, यानी कि जलाया नहीं जाता है और उनके शवों का खुला छोड़ देते थे ताकि जो जीव जंतु है उनको खाकर अपना पेट भर सके। ऐसे नेक्स्ट संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। प्रवर्तक है लालदास जी। इनका जन्म धोली दूब अलवर के मेव परिवार में हुआ था। प्रमुख पीठ नगला गांव भरतपुर और शेरपुर अलवर के अंदर है। लालदास जी हैं जाति से मेव थे और लकड़हारे का काम किया करते थे। नेक्स्ट संप्रदाय है चरणदास जी। प्रवर्तक चरणदास जी। जन्म डेहरा अलवर के अंदर और इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली में स्थित है। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ चरणदासी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय। और इस संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। प्रमुख विशेषता है सगुण और निर्गुण का मिश्रण। चरणदासी संप्रदाय के नियम 42 हैं। 42 नियमों का पालन करते हैं। निरंजनी संप्रदाय इसके प्रवर्तक हरिदास जी हैं और कापड़ौद गांव डीडोना नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रमुख पीठ गाढ़ा डीडोना नागौर में है और इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला थे और पहले जो निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी थे वो एक डाकू थे। इनके उपदेशात्मक ग्रंथ है मंत्रराज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी और इसी निरंजनी संप्रदाय के उपसंप्रदाय है निहंगा और घरवारी। कुछ प्रमुख राजस्थान के व्यक्ति हैं और उनके उपनाम देखते हैं। अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकराव, मीनाकारी का जादूगर सरदार कुदरत सिंह, बफंग का साथी जहूर खां, खड़ताल का जादूगर सदीक खां, सुरनाई का जादूगर पेपे खां, नंगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी, पखावज का पंडित पुरुषोत्तम दास। कुछ मंदिर हैं राजस्थान में हनुमान जी के। डाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी सालासर जयपुर के अंदर। बाल प्रतिमा वाले हनुमान जी नंदीपुर बालाजी दौसा में। वृद्ध प्रतिमा वाले हनुमान जी वीर हनुमान सामोद जयपुर में। शयन मुद्रा या लेटे हुए हनुमान जी पांडुपोल अलवर के अंदर। इच्छापूर्ण हनुमान सरदार शहर जयपुर में, सरदार शहर चूरू के अंदर। कुछ लोक संत हैं, यहाँ 2-3 लोक संत की ही बात हो रही है। संत पीपा, इनका जन्म गागरोन खींची राजवंश में हुआ था झालावाड़ में। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। पीपा का जो बचपन का नाम प्रताप था। इनके गुरु रामानंद जी थे और संत पीपा का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। संत धन्ना जी,
इनका जन्म धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था, जाट परिवार में। धन्ना जी ने रामानंद से दीक्षा ली थी और राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश भी धन्ना जी ने ही किया था। संत रज्जब जी थे, इनका जन्म सांगानेर में हुआ, जिंदगी भर दूल्हे के वेश में रहे और दादू जी के उपदेशों का बखान किया। प्रमुख ग्रंथ है रज्जब वाणी और सर्वज्ञ। ऐसे ही रैदास हैं, वो चमार जाति या जाटव जाति के थे, रामानंद के शिष्य थे, महाराष्ट्र के थे और मीरा के गुरु थे। इनकी छतरी चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में स्थित है। इनके ग्रंथ है रैदास की पर्ची में अंकित है। संत शिरोमणि मीरा, इनका जन्म बाजोली पाली में हुआ था। पालन पोषण कुकड़ी जो मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था। इनके पिताजी रतन सिंह राठौड़ थे। बचपन में इनका नाम पेमल था और मेवाड़ के मार नासांगा के जो पुत्र है भोजराज, उनसे इनकी विवाह हुआ था और मीरा ने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। यहाँ इनकी मृत्यु रणछोड़ मंदिर डाकोर गुजरात में हुई और ये श्री कृष्ण जी की प्रतिमा में विलीन हो गई थी। राजस्थान की राधा भी इनको कहा जाता है। ऐसे ही है गौरीबाई, इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ। गौरीबाई ने आदिवासी क्षेत्र में श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। गौरीबाई को बागड़ की मीरा भी कहा जाता है। संत मावजी, इनका जन्म स्थल सांवला गांव डूंगरपुर में हुआ। बेणेश्वर धाम के संस्थापक संत मावजी थे। इनकी वाणी को चोपड़ा कहा जाता है। ऐसे ही संत दुर्लभ जी, इनका कार्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो साथियों, ये थे अपने राजस्थान के कला और संस्कृति से रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।